नवनिर्वाचित अध्यक्ष और मुख्यमंत्री में अघोषित युद्ध होगा। जनता त्रस्त है बेरोजगारी से, जनता त्रस्त है महंगाई से। आज किसी अखबार में हिम्मत है लिख दे किसी जज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के? प्रथम पंक्ति की मीडिया में साहस है कि मोदी जी की सरकार से सवाल पूछ ले? क्रिकेट ही में अपना भविष्य देखता था। क्रिकेट खेलते खेलते मैं राजनीति में आया। हम 27 में सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। उत्तर प्रदेश नाम लेंगे तो सीधी सीधी बात चाय के नुक्कड़ से लेकर और विधानसभा तक हर जगह आपको राजनीति सबसे पहली और प्राथमिक चीज दिखेगी जिस पर बात होती है। उत्तर प्रदेश जहां की राजनीति जब जब करवट बदलती है, देश की राजनीति बदलती है। कांग्रेस इस समय उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं आप हाशिए पर है, लेकिन कुछ ऐसी आवाजें हैं जो जब भी बोलती हैं, अपनी बात रखती है, तो वो आवाज़ें सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में सुनाई देती हैं। एक ऐसे युवा कद्दावर नेता हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के, जिनका कहना, जिनका करना दिखता भी है। और अगर कहा जाए कि राहुल जी जो अपनी कोर टीम लेके चलते हैं उसमें एक नाम वो ज़रूर शामिल करते हैं। तो आज आपकी मुलाकात कराते हैं हम एक्स MLC और कांग्रेस के उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले दीपक सिंह जी का। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चनिंग में सबसे पहला सवाल तो यही है कि अभी कुछ ही घंटों हुए हैं जब जो है बीजेपी ने अपना उत्तर प्रदेश के लिए नया बॉस ढूंढ लिया है और उसकी वजह से कांग्रेस में थोड़ी खलबली मचती हुई दिख रही है। क्या कहेंगे? नहीं, खलबली का कारण दूसरा है। हम नहीं कह रहे हैं, पूरा पूर्वांचल, पहले गोरखपुर से बात शुरू हुई थी, अब उत्तर प्रदेश और प्रदेश कह रहा है कि दोनों के हाथ में राजनीतिक गन है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष और मुख्यमंत्री में अघोषित युद्ध होगा। ये भाजपा के लिए नहीं लड़ेंगे, ये अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, अपनी ताकत को बचाने के लिए लड़ेंगे। इसमें हम चिंतित नहीं, प्रसन्न हैं। इसलिए प्रसन्न हैं कि उस खंड काल में जहां जहां अत्याचार का अंत हुआ है, लड़ाई परिवार में ही हुई है। तो अब उस लड़ाई की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष पंकज चौधरी जी करेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करेंगे। पहले लड़ाई गोरखपुर के वर्चस्व को बचाने की शुरू होगी, फिर उत्तर प्रदेश को, और यकीनन ये 2027 में हारेंगे। उत्तर प्रदेश में सत्ता रहते भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने वाले पंकज चौधरी जी अंतिम अध्यक्ष होंगे। आपके शब्दों में बहुत ज़्यादा जो है आप पूरे विश्वास के साथ ये बात कह रहे हैं, जबकि अभी तो जो है वो कहना है लोगों का कि जिस तरीके का माहौल चल रहा है और जिस तरीके की चुनौतियों के साथ में पंकज चौधरी जी आए हैं, उनके लिए तो रास्ता बहुत ही साफ सुथरा दिखाई दे रहा है 2027 के लिए। नहीं, मैं अगर ऐसे कहूँ कि मैं पंकज चौधरी जी में विनय कटियार देखता हूँ और अब योगी आदित्यनाथ जी में कल्याण सिंह जी छवि देखता हूँ। बस उस हस्त्र के बाद कुछ वर्षों बाद भारतीय जनता पार्टी लौट आई थी, अब लौटेगी नहीं। कारण समझिए आप, उत्तर प्रदेश ऋषियों मुनियों का प्रदेश है, बुद्ध की तपोभूमि और कृष्ण भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। इसमें अन्याय अत्याचार की दशांशी चलती है, सुना ना, दशांशी चलती है, जिसे भारतीय जनता पार्टी पूरी कर चुकी है। अन्याय की, अत्याचार की, झूठे भाषण की। उत्तर प्रदेश में नाम बदलना विकास नहीं ना। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस या पुरानी सरकारों के काम के नाम बदले हैं, कोई काम नहीं किया है। तो उत्तर प्रदेश की जनता अब सवाल पूछती है, क्या पेपर लीक के लिए आए थे? क्या हिंदू मुस्लिम के दंगे भड़काने जैसे भाफड़ देने के लिए आए थे? बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगाने के लिए उत्तर प्रदेश में आए थे? उन नारों का क्या हुआ जिन नारों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे? एक वादे नहीं पूरे किए। जनता त्रस्त है बेरोजगारी से, जनता त्रस्त है महंगाई से। दिग्विजय जी, उत्तर प्रदेश का कोना कोना, प्रत्येक सरकारी दफ्तर कैश कलेक्टर बन गया है। छोटे से छोटा कर्मचारी, बड़े से बड़ा अधिकारी उत्तर प्रदेश की उस जनता को लूट रहा है जिसने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई थी, जिसने लड़ झगड़ के अपना सब कुछ लगाकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलाया था। वो त्रस्त है।
अब तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पिछली सरकारों का 8 गुना घूस बढ़ गया है, पता नहीं कहाँ से उसका मूल्यांकन कर लेते हैं, लेकिन घूस है। तो मैं अपनी बात को बड़े भरोसे के साथ कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कुछ किया नहीं, इसलिए अतीत का हिस्सा बन जाएंगे। तो ये लेकिन अभी अगर जो है कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में देखी जाए तो वो स्थिति भी बहुत अच्छी तो है नहीं, बहुत दयनीय है, और इस स्थिति का फायदा हमेशा जो है दूसरी पार्टियां उठाती रही हैं। आपको लगता है कि अगर इस स्थिति को ठीक करना है तो उस मतलब अभी जिस स्थिति में कांग्रेस है उत्तर प्रदेश में, उसकी वजह आप किसको मानते हैं? नेतृत्व को मानते हैं या सिस्टम को मानते हैं? नहीं, हम अगर कमियां स्वीकार नहीं करेंगे तो आपका दर्शक ये कहेगा कि झूठ बोल रहे हैं। हम कमियों को स्वीकार करते हैं, कमी किसी की नहीं है। पुराने समय में देखिए ना, दुष्प्रचार से लोग हारे हैं, और हम कमी इसलिए नहीं मानते कि आज कांग्रेस पार्टी का संगठन गांव-गांव में है, कांग्रेस पार्टी के लोग हर बूथ पे हैं। तो आज जो कमियां भी हैं वो भारतीय जनता पार्टी जब 2 सीट वाली पार्टी थी उससे ज़्यादा तो नहीं है। इसी राज्य में बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ है 0 से, इसी राज्य में समाजवादी पार्टी का उदय हुआ 0 से। हम उनसे बेहतर पोजीशन में हैं। हमारे पास एक ऐसा लीडर है जो इतने झंझावत के बाद भी सरकारी तंत्रों से लड़ रहा है, अपने आप को प्रथम पंक्ति की मीडिया कहने वालों से लड़ रहा है, सरकार की उन इकाइयों से लड़ रहा है जिसके माध्यम से राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। तब भी हम प्रासंगिक हैं, खड़े हैं, और इस खड़ेपन से भाजपाई डरे हैं। तो हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि हम 27 में सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। मैंने पहले बताया, उनकी नाकामयाबियों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। एक सवाल ये भी उठता है कांग्रेस को लेकर कि कई बार जो है जो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, जो ज़मीनी नेता हैं, क्या उनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है, राहुल गांधी तक पहुँचती है? क्या वो उनको सुनते हैं? राहुल गांधी जी जनता दर्शन करते हैं। आप जब वो कांचनसी में हो तो कभी मैं आपको आमंत्रित करूंगा, हजार लोगों से मिलते हैं। राहुल गांधी जी स्टेट वार, स्टेट के सारे लीडर्स से, सारे कार्यकर्ताओं से बेहतरीन संवाद स्थापित करते हैं। और उससे बड़ी बात, आप सहमत भी हो जाएंगे, आपका व्यूअर भी सहमत हो जाएगा। राहुल गांधी जी ने 2 चरण में भारत जोड़ो यात्रा की। उस यात्रा में वो चलते रहते थे और लोगों से बात भी करते रहते थे। जहां वो कैंप होता था उनका, उस कैंप में भी लोगों से सिर्फ वार्ता ही करते थे। तो राहुल गांधी जी, जिस तरह से नेहरू जी ने भारत को घूमा और समझा था, उन्होंने पूरे भारतवासियों को, उसकी नब्ज को, कार्यकर्ताओं की आवाज़ और उनकी भावनाओं को पूरी तरह समझ चुके हैं। अगर जो भारतीय जनता पार्टी 10% वोट की बेईमानी करती है, अगर वो बेईमानी नहीं हुई होती तो कांग्रेस पार्टी अकेले प्रचंडतम बहुमत में सरकार में होती 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 10% का वोट टारगेट सेट करती है। अगर हम 10% के उस बैरियर को तोड़ पाते हैं तो आगे निकल जाते हैं, अन्यथा हार जाते हैं। तो इस कारण से हारे। एक चीज़, राहुल गांधी जी की बात चल रही है, एक चीज़ मुझे आप बताइए दीपक जी, कोई ऐसी बात जो आम जनता नहीं जानती है, लेकिन क्योंकि आप उनके बड़े नज़दीकी हैं, उनके साथ बहुत काम करते हैं, अमेठी आपका भी कार्यक्षेत्र है, कोई ऐसी एक चीज़ जो राहुल गांधी को देखकर, सुनकर, समझकर आपको लगा कि नहीं भैया हमको इन्हीं के साथ रहना है? क्योंकि अभी जो दल बदल का काम हुआ है, बहुत सारे जो है नेता कांग्रेस के निकल के भाजपा में शामिल हुए, चीज़ें हुई, सबको जो है अपने हिस्से का मिला। आपने ऐसा क्या देखा राहुल गांधी में जो आप कंधे से कंधा मिला के चलते चले जा रहे हैं? देखिए, मैं कोई संत तो हूँ नहीं। मैं अगर उनके साथ खड़ा हूँ, हमारे साथ के, हमारे सहयोग के और हमारे मित्र, बहुत सारे मित्रों का नाम नहीं लूँगा, वो मेरे साथ दिल्ली में कॉफ़ी पीते हैं और भारतीय जनता पार्टी में मुझे बता कर जाते हैं। अब बहुत सारी बातें कभी फिर चर्चा करेंगे। तो मैं वो शायद राहुल गांधी जी को समझ नहीं पाए होंगे, या प्रियंका गांधी जी समझ नहीं पाए होंगे। मैं राहुल जी और प्रियंका जी के साथ इसलिए हूँ कि आज राजनीति में जो गंदगी है उसे मिटाने का कोई काम करेगा आने वाले समय में, जिससे राजनीति गाली न खाए, तो सिर्फ राहुल गांधी जी कर सकते हैं, प्रियंका गांधी जी कर सकती हैं। बहुत सारे लोग जो सो कॉज बुद्धिमान या हैं भी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, देश के हित में सोचते हैं, वो एक बात कहते हैं कि राहुल गांधी जी से कहिए थोड़ा सा चालाकी सीख लें, बदमाशी सीख लें, सियासत सीख लें, सातिर हो जाएं। मैं मानता हूं कि ये सब उस आदमी के अंदर नहीं है। अगर सब में बात हो जाएगी तो राजनीति
जो कभी बड़ा पवित्र माना जाता था, जब पंडित नेहरू, गांधी जी, बोस जी या इस टाइप के लोग नेता मतलब सम्मान का प्रतीक होता था, आज नेता अपरोक्ष रूप से गाली खा रहा है। आने वाले भविष्य में जब वोट मांगने जाए, जनसंपर्क करने जाए, पत्थर न खाए, इसके लिए राहुल गांधी जैसे नेता की जरूरत है। इसलिए राहुल गांधी साथ विरासत की राजनीति कितना ज़्यादा जो है, चूंकि यहाँ पे जितना भी प्रहार होता है कांग्रेस पर किसी भी पार्टी की तरफ से, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो और भी दूसरी पार्टियां हैं, जो विरासत की राजनीति को लेकर हर बार जो है उंगली उठाई जाती है और हर बार जनता को ये बताया जाता है कि इन्होंने तो जो है सिर्फ विरासत में जो है सब कुछ पाया है, शोषण किया है। मैं आपके व्यूअर से जरूर कहूँगा, ये बात बहुत सही प्रश्न किया और इस प्रश्न से हम भागते नहीं हैं। वो जरूर मूल्यांकन करे जो हमारे देश की संस्कृति रही है, सभ्यता रही है। हम राम को पूजते हैं ना विरासत के आधार पर, हम भगीरथ को मानते हैं ना, उन्हीं की विरासत तो भगवान श्री राम ने संभाली थी, दशरथ ने संभाली थी। आज भी कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो विरासत की परंपरा थी कि नहीं थी? जहां तक कांग्रेस की विरासत की बात करते हैं, अगर हम ये कहें कि कांग्रेस की विरासत सत्ता के लिए नहीं है, कांग्रेस की विरासत शहादत के लिए है। दुनिया में ऐसे उदाहरण नहीं मिलेंगे विरासत के जिसने देश की एकता अखंडता के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी हो। कांग्रेस की विरासत ने देश एक रहे, देश मजबूत रहे। इंदिरा गांधी जी ने राहुल गांधी जी के सामने अपने सीने पर कई सारी गोलियां खाई थी, ये विरासत थी। राजीव गांधी जी के शरीर के कई टुकड़े हुए, तब राहुल गांधी जी बच्चे थे, जो शहादत की विरासत रही है। इसलिए कि हमारा पड़ोसी मुल्क हमारे साथ खड़ा रहे। आज हालात क्या हैं? आज सारे पड़ोसी मुल्क हमारे देश के खिलाफ दुश्मन बन के खड़े हैं। तो राजीव गांधी जी ने हमारे पड़ोसी मुल्क हमारे कंट्रोल में रहे, इसलिए अपनी जान की शहादत दे दी। ये विरासत है। सोनिया गांधी जी 10 वर्ष राजनीति में नहीं आई। लोग राहुल गांधी जी को 25 वर्ष की उम्र में पूरी कांग्रेस प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी। दुनिया में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाते राहुल गांधी जी नहीं आए। त्याग की विरासत कांग्रेस पार्टी की रही है। जब सोनिया गांधी जी राजनीति में आई, पूरा देश, और आपने तब के राष्ट्रपति महोदय की किताबें पढ़ी होगी, कलाम साहब की, उन्होंने लिखा भी था, प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, सोनिया गांधी जी इनकार किया और मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया। ये त्याग की विरासत थी। आज कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? देश के सबसे अनुभवी नेता, सबसे बुजुर्ग नेता, कई बार जो विधानसभा लोकसभा के सदस्य रहे हैं, दोनों सदनों में नेता विरोधी दल रहे हैं, नेता दल रहे हैं। तो कहां से ये जनता मूल्यांकन करे कि भारतीय जनता पार्टी झूठ की चलती फिरती फैक्ट्री है, जो अभी तक राहुल गांधी जी को बदनाम करने के लिए उनके ऊपर पैसा खर्च करती थी, अब इस विरासत जो शहादत की विरासत है उसे बदनाम करने के लिए एक नैरेटिव सेट करने का काम करती है। ये राहुल जी के लिए कई ऐसी चीज़ें आपके पास से होके गुजरती होंगी दीपक जी। आप जो है बहुत ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनको राहुल जी बहुत बहुत मन से सुनते हैं। अगर आपको अभी इस समय कोई सलाह देनी हो, खास तौर पे आपके सुप्रीम को, क्या लगता है आप क्या सलाह देंगे, खास तौर पे उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर 2027 को देखते हुए? देखिए, हम उनके कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हम लोग अंदर खाने में बिना किसी परवाह के कि हमारा नेतृत्व हमसे नाराज होगा या खुश होगा, हम बात को कहते हैं, लेकिन हम ऑन कैमरा नहीं कह सकते बातें। हाँ, मैं आपके व्यूअर से ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपके व्यूअर हमारे कई सारे मित्र कहते हैं कुछ गलत लोग राजनीति में हैं, राजनीति को किसी उद्देश्य को लेकर आते हैं। हमारी पार्टी को उनसे बचना चाहिए, जो हमारे नेतृत्व का, हमारे पार्टी का आते हैं, अपनी विचारधारा थोपते हैं, हमारी पार्टी और नेतृत्व का समय खराब करते हैं, फिर भाग जाते हैं। ऐसे उनसे लोगों को बचना चाहिए। राजनीति में एक चीज़ कहावत कही जाती है, जो भी आम व्यक्ति देख रहा है उनका ये मानना है कि राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं ईमानदार लोगों के लिए नहीं है। आपको लगता है अगर 1 से 10 के बीच में आपको रेटिंग देने को कहा जाए तो आपको क्या लगता है कि राजनीति में ईमानदार रहना कितना मुश्किल है 1 से 10 के बीच में? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है। हम अगर आप 10 नंबर की बात करें तो मैं नंबर 1 ही दे पाऊंगा। कारण समझिए, मैं ब्लॉक प्रमुख रहा, विधान परिषद में रहा, निधियां होती हैं। एक प्रसंग बताऊं, जब मैं ब्लॉक प्रमुख था तो उसमें ईंट के रेट
900 के आसपास थे और सरकारी खर्च होता था 12-13 रुपये। तो उसमें मेरे सीडीओ थे, डीडीओ थे, दोनों मुझे आज भी इसलिए याद रहते हैं, उस संपर्क भी रहता है। हमने कहा नहीं 900 तो 900 में खर्च होगा। बड़ी विसंगतियों के साथ हम आगे बढ़ पाए। 900 में ईंट की खरिंजा लगा ज़रूर, लेकिन सिस्टम से लड़ पाना बड़ा कठिन काम था। वही हालात मुझे विधान परिषद में झेलने पड़े। हमारे साथ के कुछ साथी मुझे कहते हैं कि आपने राजनीति में कमाई नहीं की या आप समझदार नहीं हैं। तो जब अपने लोग ये बात कह सकते हैं कि राजनीति को लोग कमाई का साधन मानते हैं, तो एक ही नंबर दे पाऊंगा। लेकिन जहाँ तक राजनीति में ईमानदारी का सवाल है, ऐसा नहीं कि सभी लोग बेईमान हैं, लेकिन हाँ मैं कह सकता हूँ कि 90% बेईमान है। सबसे खतरनाक ट्रेंड क्या चल रहा है राजनीति में इस समय आपके हिसाब से? सबसे खतरनाक ट्रेंड चल रहा है कि आज का युवा पीढ़ी जो अच्छी है, जो कुछ कर सकती है, इसके अंदर क्षमता है, वो प्रीपेड पॉलिटिक्स करना चाहती है। आते हैं वो तुरंत कुछ पाना, जिस एम को लेकर पॉलिटिक्स में आते हैं उस एम को तुरंत पूरा करना चाहते हैं। मैं मानता हूं, मैं जिस जिले से आता हूं उस जिले में रामसेवक जी एमएलए हुआ करते थे। रामसेवक धोबी जी कई बार एमएलए रहे, सर्वाधिक बार एमएलए, 9 बार एमएलए रहे वो। अब कोई उनका रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ पाएगा। हमारे जिले की बात करूं और तो, या उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे गुमनाम विधायक हैं जो 9 बार, 8 बार, 10 बार एमएलए एमपी मिला के रहे हैं। वो गुमनाम है ना। तो मैं मानता हूं कि एक बार और के ट्रेंड से बाहर निकलकर कुछ अलग करना चाहिए। राजनीति में अपने लिए हासिल करने के लिए माध्यम नहीं है। अगर जिन्हें लगता हो कि राजनीति अपने या अपने परिवार को हासिल करने के लिए हमें सिर्फ आना है, उन्हें राजनीति नहीं करना चाहिए। वो जो हासिल करना चाहते हैं उसके माध्यम और हो सकते हैं, उससे राजनीति करें। अभी उत्तर प्रदेश हो, देश हो, हर जगह की राजनीति में एक ट्रेंड चल गया है, सोशल मीडिया ट्रेंड। सोशल मीडिया पर कायदे से कहा जाए कि मुद्दों की राजनीति हो रही है या सोशल मीडिया पर राजनीति हो रही है, बड़ा गड्डमगड्ड हो गया है मामला। हर आदमी जो है सोशल मीडिया पर अपने आप को जो है अलग ही अपने आप व्यूज़ लेकर, अपनी चीज़ें लेकर पेश कर रहा है। जितने भी सेल हैं सब में यही कहा जा रहा है कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इन चीज़ों से? देखिए, ये पहले शादी होती थी तो लोग टेंट, कनात, चरपैया मांग के शादी कर लेते थे, बटोर लाते थे, एक दूसरे की मदद भी करते थे। अगर याद हो आप गांव के बैकग्राउंड के, बिल्कुल बिल्कुल, हमारा पड़ोसी जिला है अकबरपुर, तो उस चरपाई और तख्त में लोग नाम लिख देते थे कि फलाने के यहाँ से मांग के बर्तन आया है या वापस जाएगा। ट्रेंड बदला ना, टेंट हाउस ने जगह ली, कैटर्स ने जगह ले ली, अब इवेंट मैनेजमेंट ने जगह ले ली है। तो ये बात मुझे मेरे साथियों ने, मेरे साथ मेरा छोटे भाई जैसा देवांश तिवारी, हमारा बेटा भी उसमें इन्वॉल्व था और हमारे कुछ साथी इन्वॉल्व थे। तो मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। तो उन्होंने मुझे, हमारे कुछ पत्रकार साथी भी, उन्होंने कहा कि आने वाला ट्रेंड ही सोशल मीडिया में हमेशा अपने अकाउंट से सिर्फ प्रोग्राम ही डालता हूँ कि आज शादी में गया, आज विवाह में गया, आज वहाँ गया, आज नहीं कभी पोस्ट करता। तो इन्होंने हमको समझाया कि अगर ये आप एक दिन में कितने लोगों से मिलोगे, 500 लोगों से, हाईएस्ट 1000 लोगों से, लेकिन इससे तो बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग के बीच में आप दिखते हो, नहीं तो लोग भूल जाएंगे आपको। मैंने कहा मैं तो भाई नहीं कर सकता। तो उन लोगों ने अपने अपने हिसाब से कुछ आइडियाज़ बनाई। एक मेरे परिवार का ही है अभिषेक, उसने चलाना शुरू किया, कोई दुबे जी हमारे ऑफिस में लखनऊ देखते हैं, उन्होंने चलाना शुरू किया। तो उन्होंने मुझे समझाया कि ये आपको दिखाता रहेगा, जैसे आप दिखाएंगे या चैनल दिखाते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ दिखना महत्वपूर्ण नहीं है। दिखती तो एक्टर भी कलाकार दिखते हैं। उन कलाकारों में सुनील दत्त जी का अपना रोल था, वो भी दिखते थे फिल्मों में, और राखी सावंत भी दिखती है। लेकिन दोनों के विश्वसनीयता में फ़र्क है। तो हम ये मानते हैं सिर्फ दिखने के लिए नहीं होना चाहिए, सोशल मीडिया अच्छे कामों के लिए होनी चाहिए। एडिक्शन नहीं होना चाहिए। आजकल ये बीमारी सी होती जा रही है, लोग किसी को फ़ोन करेंगे 25-25 बार मिलाते रहेंगे, एक आदमी बैठ के घंटों घंटों रीली देख रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो मुझे लगता है फिर ये उसकी अति होना, नहीं कहते अति का भला न बरसना, अति की भली न चूप, अति का भला धूप। एग्जैक्टली। मैं इसी से जुड़ा एक सवाल और भी है दीपक जी। युवा जो हैं वो
आपको लगता है कि वो राजनीति की तरफ आने से पहले 10 बार सोचते, खासतौर पे भारत में, कि यार ठीक है जाना है नहीं जाना है? क्योंकि मैंने तो मतलब मैं रोज़ लोगों के बीच में रहता हूँ, लेकिन मुझे वो नहीं दिखता है कि भाई हर आदमी कुछ करना चाहता है, वो सबसे पहले अपनी जॉब सिक्योर करना चाहता है, चीज़ें करना चाहता है, देश बाद में आता है। नेता बनने का जो सोच है उसमें उन लोगों को लगता है कि भाई जब ईमानदारी से नहीं कर पाएंगे और बहुत समय लगेगा तभी हो पाएगा। युवा पीढ़ी की इस मानसिकता के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये मानता हूं कि आज की पीढ़ी को खास तौर से जो बदलाव चाहते हैं, जो राजनीति से समाज को दिशा देना चाहते हैं, जैसे किसी जमाने में छात्र नेता करते थे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, वो छात्रों की हित की लड़ाई लड़ते थे, वहाँ करप्शन इन्वॉल्व नहीं था। जो इस विचारधारा को लेकर आगे आना चाहते हैं उन्हें राजनीति जरूर आना चाहिए। और राजनीति में आप पास पैसा हो, ये जरूरी नहीं कि आप तभी राजनीति कर पाएंगे। आप देखिए ना, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, आप देखते हैं ना कि चंदा मांग के चुनाव लड़े, गाड़ी लोगों ने दे दी, चुनाव लड़े। भाजपा में काफी लोग जीत के आए हैं जिनके पास कुछ नहीं था, वो जीत के सामने आए हैं। समाजवादी पार्टी के कई सारे ऐसे एमएलए हैं आजमगढ़ के, वो अपनी निधि की जांच करा देते हैं, है ही नहीं कुछ उनके पास, कंटिन्यू जीत रहे हैं। तो आज की जो जरूरत है, राजनीति किसी मठ से हो, राजनीति किसी उद्योग धंधे को चलाने वाले के छत छाया में हो, राजनीति किसी ऐसी अपराध करने वाले या अपराधी संरक्षण में हो, वो ठीक नहीं है। अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो राजनीति वास्तव में बड़ी गंदी हो जाएगी आने वाले समय में। मुझे तो हालात ठीक नहीं दिख रहे हैं। तो आपसे अगर कोई युवा पूछे, अभी आप रैली से होकर आए, युवा पूछे, सीधे पूछे आपसे कि मैं राजनीति ज्वाइन करूं कि नहीं, आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए, क्या कहेंगे आप उनको? मैं उन्हें कहूंगा कि मुद्दों के साथ राजनीति पे आओ। आप मैं खुद 10 वर्ष की राजनीति का खाका तैयार करता हूँ। 10 वर्ष मुझे इस साल इस क्रम में इधर चलना है। जैसे अभी मेरा राजनीति का जो दौर चल रहा है वो अध्ययन में चल रहा है। सिर्फ पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, दूसरा काम ही नहीं कर रहा हूँ, घूमता हूँ। हमारे कुछ अग्रज कहते हैं कि घूमने की फोटो सोशल मीडिया मत डाला करो। हमने कहा हम तो उस विचारधारा के लोग हैं, हम तो कांग्रेस के झंडा के ध्वजवाहक हैं, राहुल गांधी प्रियंका जी के विचारधारा से ओतप्रोत हैं। तो गांधी जी कहते थे ना, उन्होंने सत्य की खोज लिखी किताब में, नेहरू जी ने बहुत सारी चीज़ें छुपाई हैं, गांधी जी और मोतीलाल जी के संवाद सुने हैं, जब वो आनंद भवन में बैठ के जिस चीज़ गांधी जी ने मना किया था उसको वो अलाउंस करके बुलाते थे कि ये लाओ वो लाओ। तो हम छुपा नहीं सकते। हाँ, ये जरूर है, अगर आप ईमानदारी के साथ राजनीति में होंगे, एक न एक दिन पूरी कायनात मदद करेगी आपकी, आपके सारे लोग खिलाफ खड़े हो जाएं। एक शक्ति जो है जो इस ब्रह्मांड में चलाती है। मैं नहीं कहता कि मैंने कहा ना, मेरा आजकल अध्ययन का सब्जेक्ट चल रहा है। एक ही शक्ति है, अलग अलग नहीं है। क्योंकि हम अगर देखें तो मेसोपोटामिया से लेके कई सारे सभ्यताओं से लेके एक ही जैसी विचारधारा से 2 देवता पैदा हुए, उन्होंने ही पूरी सृष्टि रचना की। तो कहानी की है, अभी मैंने वेद पे एक लेख लिखा है, तो कल परसों में से दूंगा छपने के लिए। वेद और राजनीति के हिसाब से उस वेद ये कहते हैं कि तब के काल में इंद्र से सवाल पूछे जाते थे। उस काल में वेद में ये भी लिखा गया है कि देवता सृष्टि के निर्माण के बाद आए। वरुण से पूछा गया, जो न्याय के देवता हैं, कि अगर कोई आदमी न्याय न किया हो और उसे गलत सजा मिल जाए तो क्या करेंगे। तो हमारे वेदों में भी सवाल पूछने की परंपरा रही है। वेद को ही सर्वोत्तम भारत माना जाता है हिंदू फिलॉसफी के हिसाब से, और इस्लाम में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं और धर्मों में से उदाहरण है। तो जो कुछ अलग धारा लेके आए उसे तो करना चाहिए, उसे आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा 10 साल की बात की आपने। आपको अपना उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक अहम हिस्सा है आप। 10 साल में उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? पहली बार राजनीति में आया था 1996 में, बड़ी शुचिता थी। हम लोग, मैं ब्लॉक प्रमुख था, उसमें ब्लॉक प्रमुख संघ का अध्यक्ष भी हुआ, अपने जिले सुल्तानपुर हुआ करता था मैं। दल चुनाव में होते थे, चुनाव के बाद सब एक साथ बैठते थे, किसी दल के ब्लॉक प्रमुख हो, किसी दल का विधायक और सांसद हो।
आज दल ऐसे बढ़ गए जैसे कबीले हों। मैं जब विधान परिषद में आया, समाजवादी पार्टी सरकार थी 6 महीने, हमारे अपने कोई काम कभी होते ही नहीं है। आगे भी उम्मीद करूंगा मैं किसी काम को लेकर किसी सरकार के पास या अधिकारी के पास ना जाऊं, ईश्वर मेरी मदद करे। तो मैं कुछ जनहित कामों को लेकर गया और समाजवादी पार्टी सरकार में वो सारे काम हुए। आज दौर भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रोते हुए मिलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक कहते हैं कि सुनवाई नहीं हो रही है। हम जब आए थे तब विधायक सचिवों के पास भी नहीं जाते थे। जो विभाग के सचिव होते थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास छोड़ ही दीजिए, जाते ही नहीं थे। जिले के कलेक्टर और एसपी के ऑफिस कभी नहीं जाते थे दौर में। अब हम देखते हैं कि मंत्री भी जाने लगा है। तो डर लगता है कि राजनीति किस दिशा में जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के काम नहीं होते हैं। अगर बड़े अधिकारियों की बात करें तो छोटी एक बाराबंकी जिले में एक लेखपाल एक माननीय विधायक को धमकाता है कि तुम जैसे 70 विधायक देखे हैं। हमारे यहाँ राजनाथ सिंह जी, कल्याण सिंह जी दरी बिछाते थे। तो कारण इसके पीछे है कि जो आपने पहले स्लॉट में सवाल पूछा कि युवा पीढ़ी को क्या करना चाहिए, इन व्यवस्थाओं से जो हमारी विधायिका है, जो कांग्रेस पार्टी ने, नेहरू जी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अगुवाई में एक संविधान दिया है, संविधानिक धर्म है हमारे देश का, उसकी रक्षा हो सके, उसमें सबसे महत्वपूर्ण विधायिका है। उस विधायिका की रक्षा हो जो करना चाहे। कार्यपालिका नंबर 2 पे है और ये अधिकारी वर्ग उस कार्यपालिका के काम को संचालन करने के लिए उनके नौकरशाह हैं, अधिकारी जो बन गए हैं, उस संरचना को स्थापित कर सके। तीसरे रूप में हमारी जुडिशरी इसलिए आई थी कि जब विधायिका कार्यपालिका अपने काम को ना कर सके तो न्यायपालिका उसके खिलाफ अपने आदेश और निर्देश दे। आप जिस पीढ़ी से आते हैं, चौथा स्तंभ जिसे लोकतंत्र का माना गया, जो आज आप जैसे लोग तो जीवंत रखे हैं, लेकिन जो अपने आप को प्रथम पंक्ति के मीडिया कहते हैं, कई सारे हम कहते हैं इस प्लेटफॉर्म पे उस प्लेटफॉर्म पे हैं, वो ईमानदार नहीं रहा है। उसकी जिम्मेदारी थी न्यायपालिका से सवाल करना, सरकार से सवाल करना, अत्याचार और अन्याय के खिलाफ कॉलम लिखना। अभी हमारे साथी थे उमेश सिंह जी, आपके सामने नीचे गए हैं, कल मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया का लेख दिखा रहे थे। एक जज साहब थी जो बड़ा लेट आती थी दफ्तर में, 12 बजे सुप्रीम कोर्ट की जज एग्जैक्ट 10:30 पर अपने ऑफिस बैठ जाते थे, वो लेट आती थी। तब टाइम्स ऑफ इंडिया ने लेख लिखा था। आज किसी अखबार में हिम्मत है लिख दे किसी जज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के? किसी में प्रथम पंक्ति की मीडिया में साहस है जो अपने आप प्रथम पंक्ति कहते हैं कि मोदी जी की सरकार से सवाल पूछ ले? तो ये गिरावट दर्ज हुई है और आंकड़ों में भी गिरावट दर्ज हुई है। हमारे देश ने बहुत सारे पैरामीटर में ऊंचाई से निचाई की तरफ केवल डॉलर ही नहीं आया है, बहुत सारे पैरामीटर हैं। योगी जी के बारे में आपके क्या विचार हैं? मैं ये कह सकता हूं कि योगी जी के पास अपनी कोई टीम नहीं थी। योगी जी अधिकारियों के दम पर सरकार चलाना चाहते हैं, जो अधिकारी बताते हैं वही सुनते हैं। अभी उन्होंने एक ऐसा फैसला दिया उत्तर प्रदेश में जिसमें संविधान पर बुलडोजर चलाने जैसा था। उन्होंने कह दिया कि अब विधायिका, विधानमंडल की कार्य समितियां जो चलती हैं, जो करती, उसमें प्रमुख सचिव लेवल के अधिकारी नहीं जाएंगे। उस राज्य में फैसला दिया है जिस राज्य ने इतना बड़ा गौरवशाली इतिहास दर्ज किया था। आपका व्यूअर इस बात को जरूर सुने। केशव सिंह प्रकरण जो पूरी दुनिया में पढ़ा गया, केशव सिंह प्रकरण में उत्तर प्रदेश की विधानसभा की समिति ने स्टेप बाय स्टेप पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजेस को तलब किया, बाद में सुप्रीम कोर्ट के 21 जजों को नोटिस भेजकर तलब कर लिया था। इतनी शक्ति उसके पास है। उस शक्ति को नौकरशाहों के दबाव में आकर योगी जी ने बदलने का काम करने का प्रयास किया। बदलेगा नहीं बदलेगा भाजपा जाने, या उस सब व्यवस्था को संचालित करने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक जाने। कई सारे ऐसे फैसले हुए हैं जो अधिकारियों के कहने से होते हैं, सरकारें नहीं कर पाती हैं। तो मैं उन्हें उत्तर प्रदेश के विकास के लिए असफल मुख्यमंत्री मानूंगा। एक मामले में उन्हें सफल मानूंगा और धन्यवाद दूंगा, उन्होंने पूरी भारतीय जनता पार्टी को रौंद दिया है। भारतीय जनता पार्टी में किसी मंत्री, किसी विधायक की जो उनका विरोध करता है उसकी औकात नहीं है कि कुछ कह ले या कुछ बोल ले। अब तो जो नए अध्यक्ष आए हैं उसके बाद तो अभी तो कुछ और भी जो है वो होने वाला है आपके मुताबिक? देखिए, पहले वाले भी अध्यक्ष जी थोड़ा बहुत उनके थे उस लाइन, लेकिन ये वो गोरखपुर के नहीं थे। तो अब थोड़ा सा ज़्यादा मज़ेदार होगा, अब थोड़ा लामबंदी ज़्यादा मज़ेदार होगी और मेरे ख्याल से ज़्यादा अनुभवी हैं ये योगी जी से लड़ने के।
राजनीति में सत्ता, पैसा या लोकप्रियता, किस चीज का भ्रम सबसे ज्यादा है? बड़ा कठिन सवाल है। मेरे ख्याल से लोग अपनी लोकप्रियता के लिए ही सत्ता को पाना चाहते हैं और सत्ता के माध्यम से धन को कमाने की चाह है, जो गलत है। त्रिशंकु की तरह एक जुड़ी कह सकते हैं, लेकिन हम किन्हें याद करते हैं? मैंने अभी एक रामसेवक धोबी जी का उदाहरण दिया आपको ना, वो याद रखे जाएंगे ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके इतिहासों में लिखा गया है ना कि उनके पास रहने को घर और खाने के लिए कुछ नहीं था। इतिहास में वो याद किए जाएंगे। मैंने किताब भी लिखी है, अभी पहली बार भी आपके चैनल पे बोल रहा हूँ। उसमें अभी 65-70 तक पहुँचा हूँ मैं। उसमें 100 उन लोगों का इतिहास लिख रहा हूँ जिसमें पुरानी रियासतें हैं, टाटा की तीसरी पीढ़ी में कोई उत्तराधिकारी नहीं है उनका। सहारा श्री लखनऊ के रहने वाले थे, उनके परिजन लाश दफनाने और जलाने नहीं आ पाए। तो इस तरह के कई सारे पॉलिटिक्स में उदाहरण है। और पैसा किसी काम नहीं आता, भ्रम है। राजनीति में हनक किसी काम नहीं आती। सिर्फ आपके ना रहने के बाद आपके किए गए अच्छे और बुरे कर्म ही आपको याद रखते हैं, जिंदा रखते हैं। तो तीनों में से मुझे लगता है कि आदमी को सच चुनना चाहिए। सत्ता अपने लिए नहीं, सत्ता जनता के लिए, जिन्होंने चुना है उनके लिए होनी चाहिए। ये विचारधारा मन में होनी चाहिए। अच्छा, आप अभी किताब भी लिख रहे हैं, लेख भी लिख रहे हैं, यात्राएं भी कर रहे हैं। अगर राजनीति में दीपक सिंह नहीं होते तो दीपक सिंह इस समय क्या कर रहे होते? मैं खिलाड़ी हो सकता था। मैं तो क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट ही में अपना भविष्य देखता था। क्रिकेट खेलते खेलते मैं राजनीति में आया और राजनीति में आने के बाद भी क्रिकेट खेलता रहा। बस नसीब यहाँ तक ले आई कि आपसे आज राजनीति पर बात कर रहे हैं। एक रैपिड फायर है आपके साथ में, थोड़ी सी एक ही लाइन, दो शब्दों में से एक शब्द जो है आप जवाब अगर दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। आपके हिसाब से 2 उत्तर हैं, आप बताएं उसमें से जो भी है आपको समझ में आ रहा है। कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत, विचारधारा या इतिहास? क्योंकि विचारधारा इसलिए कि कांग्रेस की विचारधारा देश की विचारधारा और इतिहास समर्पण का है, त्याग का है, बलिदान का है। कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी, नेतृत्व या जमीनी कनेक्शन? थोड़ा जमीनी कनेक्शन। सोशल मीडिया, वरदान या जहर? अब जहर। एक शब्द में अगर विपक्ष को बोलना चाहें, आपकी विपक्ष, देश का विपक्ष, मजबूत या बिखरा हुआ? अब मजबूत। राजनीति जो है वो मिशन है या मजबूरी? मिशन। सत्ता के लिए ताकत कहेंगे आप उसे या जिम्मेदारी? जिम्मेदारी। राजनीति में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली लाइन जो हम लोग भी सुनते हैं, देखते हैं या हो जाएगा? हो जाएगा का मतलब नहीं होना चाहिए। राजनीति में जिम्मेदारी का निर्वहन होना जरूरी है। आपका पसंदीदा रोल कौन सा है राजनीति में, नेता या रणनीतिकार? नेता। और राजनीति से ब्रेक अगर ये जरूरी है या फिर नामुमकिन है? नहीं, पक्का हम तो ब्रेक रखते हैं। मैं तो बोलता हूँ, मैंने पहले आपके स्लॉट बताया भी, मैं तो महीने में 5 दिन के लिए गायब होता हूँ, फ़ोन बंद करता हूँ, पढ़ता हूँ, कुछ लिखता हूँ और देश को समझता हूँ कि देश के किस हिस्से में क्या क्या है, कैसे कैसे लोग जीवन यापन करते हैं। इस माहौल में, ठंडी में, बर्फ़ में, समंदर में, पहाड़ पे या गुफाओं में कैसे लोग रहते हैं। सुबह की पहली खबर अखबार से या मोबाइल से? दोनों से नहीं। दोनों से नहीं? मैं सुबह उठ के गाँव में हूँ तो अपने मड़ई में चाय पीता हूँ लोगों के साथ, तो क्या गपशप है, क्या मोबाइल और अखबार में है, उनसे सुनता हूँ। लखनऊ में होता हूँ तो सुबह जर्नलिस्टों के साथ होती है मेरी, 10 से 11 बजे तक मैं उनके बीच में होता हूँ। ऐसे पूरे देश खबर मिल जाती है मुझे। जनता के लिए भावुक या समझदार? दोनों। अगर आपके अंदर भावना नहीं होगी, समझ नहीं होगी। क्रूरता राजनीति के लिए नहीं बनी है। सत्ता छोड़ना आसान है या सबसे मुश्किल? शायद मुश्किल, तभी तो मोदी जी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं ना। कहा था 75 साल में रिटायर कर देंगे सबको, रिटायर करने की बात की थी, आज 75 साल पूरा होने के बाद भी चिपके हुए हैं। मोदी जी के बारे में आपके क्या विचार हैं? मोदी जी, देखिए, मोदी जी के बारे में अगर मैं कहूँ तो इस प्रकार से वो कुशल नेता हैं। मैंने भाजपा के मित्र से पूछा
कि भैया आजकल अमृतकाल का मतलब क्या, अमृतकाल चल रहा है, अमृतकाल चल रहा है, हमें भी समझा दो यार। मित्र थे मेरे, मंत्री भी रहे, अभी भी मंत्री हैं उत्तर प्रदेश भाजपा में, थोड़ा सा योगी नाराज रहते हैं। तो उन्होंने मुझे अकेले सेंट्रल हॉल ले गए, उन्होंने कहा कि दीपक भाई, जब कांग्रेस की सरकार में बाप नौकरी पाया था, उस नौकरी से पेंशन पाने वाला बेरोजगार लौंडा जो बाप की पेंशन पे पल रहा है, जब वो सवाल पूछे कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, तो ये मोदी जी की समझदारी है। तो जो कुछ ना दे सका देश को, जो कर न सका देश को, कांग्रेस की दी नौकरी पर पेंशन पाने वाले निर्भर बच्चे को गुमराह करके वो उन्मादी नारे और तोड़ने फोड़ने की विचारधारा डाल दें, तो काबिलियत ही कहूँगा उनकी मैं। एक अंतिम सवाल जाते जाते, हम लोग जब भी राजनीति की बात करते हैं दीपक जी, जो प्रथम पंक्ति है, जो युवाओं की पंक्ति है, जिसको कहते हैं अभी इस समय हमारा देश युवाओं का देश है, सबसे ज़्यादा युवा हमारे देश में है, आपको लगता है कि प्रथम पंक्ति के ये जो युवा हैं, इनको सबसे ज़्यादा समय, सत्ता और ताकत इन्हें मिलनी चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। देखिए क्या है, युवाओं को मैं कहूँगा उन्हें सत्ता और ताकत मिलनी ज़रूर चाहिए, लेकिन वो पढ़ें ज़रूर। मैं एक टीचर का उल्लेख करूँगा, विकास दीपकीर्ति जी, मैं उनको बड़ा सुनता हूँ। उन्होंने जब एक विवादित संबूक पर उनका विवाद हुआ, तो उनसे पूछा चैनल ने, आप जैसे कई सारे उन्होंने चैनलों से प्रथम पंक्ति कहने वालों ने नहीं किया था, उन्होंने कई लोगों से पॉडकास्ट में कहा मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं IAS तैयार करता हूँ, मैं IPS तैयार करता हूँ, तो मैं उन्हें सच बात बताऊँ, वो सच जाने, वो माने वही जो उन्हें अच्छा लगे। तो आने वाली युवा पीढ़ी की राजनीति में ज़रूरत है, लेकिन वो पहले देश को समझें, सच को जाने, फिर जो उन्हें अच्छा लगता है उसे माने। आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा दीपक जी, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिस पे लोग जो है धीरे से पॉडकास्ट रोक के बोल देते हैं कि अरे यार इसको हटा देना। आपने एक बार भी ऐसा कुछ नहीं किया और सारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।